जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग जो बायोलॉजी क्विज हैं और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन का एक एक करके एनालिसिस करेंगे और इसी तरह पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन का बायोलॉजी से संबंधित 10 क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू टाइप होंगे यानी बहुविकल्पी टाइप होंगे उसका बिल्कुल विस्तार से रिविजन करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को सबसे पहले एक काम करना होगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तभी जाकर आपको पर डे बायोलॉजी से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ पाएंगे और आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक शुरू से अंत तक एकदम विस्तार पूर्वक ध्यान से देखना होगा, तभी जाकर सारी बातें आपको क्लियर होंगे। तो इसमें जो आपका पहला आपका क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है इसको आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। अब क्या अंतर है यह आपसे पूछ रहा है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 4 विकल्प मिलेंगे ए बी सी डी। तो आपका ए क्या कह रहा है, कोशिका कला अनुपस्थित होता है। यह आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर है कि नहीं, अभी आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे। केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, केंद्रक कला उपस्थित होता है। अब इन चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा इसको आपसे लोग कमेंट में बताइए। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा, तो इसको आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे कि यह आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका में आपकी यह यूकैरियोटिक कोशिका है और यह आपकी एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक यहाँ मैं आधा लिख देता हूँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है। इसमें पहला आपका विकल्प में उत्तर दिया है कि कोशिका कला अनुपस्थित होता है, कोशिका कला अनुपस्थित होता है। क्या आपका यह सही होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कोशिका में अंतर है, तो क्या कोशिका कला अनुपस्थित होता है? आप समझ रहे कि कोशिका कला अगर अनुपस्थित हो जाएगा तो कोशिका बन ही नहीं पाएगा। अब क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी उसके कोशिकांग हैं, जितने भी साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, यह सब बाहर बिखर जाएंगे। जैसे आप पन्नी एक पॉलीथीन लिए हैं और उस पॉलीथीन में आपने पानी भर रखा है और पॉलीथीन को बंद कर रखा है और पॉलीथीन को लेकर पानी लेकर जा रहे हैं। अगर आप पॉलीथीन को फाड़ देते हैं तो पॉलीथीन के अंदर जितने भी आपके पानी रखे हैं, जो भी पानी रखा है वो आपके बह जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ज़मीन पे फैल जाएंगे, तो पानी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पानी आपको मिलेगा ही नहीं पीने के लिए। इसी प्रकार से अगर कोशिका के अंदर कोशिका कला हट जाता है तो कोशिका जीवित ही नहीं रहेगी, जितने भी इसके मटेरियल हैं बाहर फैल जाएंगे और फैलने के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह बात आपको क्लियर हो गया होगा कि कोशिका कला बिल्कुल उपस्थित होता है, चाहे आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे आपका यूकैरियोटिक कोशिका। लेकिन कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं, कोशिका कला के बाद उसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वाल होती है। जैसे आपकी पादप कोशिका प्लांट सेल है, उसमें आपकी सेल वाल होती है। इसी वजह से पौधे जो हैं उनकी जो टहनियाँ होती हैं काफ़ी कठोर होती हैं। तो यहाँ आपका जो है जो कोशिका कला अनुपस्थित का जो आपका सवाल है या जो उत्तर दिया यह आपका ऐसे ही गलत हो गया कि कोशिका कला होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो। इसके बाहर एक साइटोप्लाज्म को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका झिल्ली होती है, जिसे कोशिका कला भी कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली के माध्यम से एक कोशिका से दूसरे कोशिका में रासायनिक पदार्थों का, आयनों का आदान प्रदान होता है। अब जो आपका दूसरा विकल्प दिया है बी में केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, क्या यह आपका उत्तर सही होगा? विचार थोड़ा सा आप सभी लोग अपने आप से कीजिए। हाँ बिल्कुल, यह आपका उत्तर सही होगा। अब उत्तर सही क्यों होगा इसको भी आपको जानना जरूरी है। तो केंद्रक कला अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। आप सभी लोगों को मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ जो आपका प्रश्न है उसके हिसाब से केंद्रक कला अनुपस्थित होता है। अब क्यों होता है? जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों तरफ एक केंद्रक कला होता है, यानी केंद्रक को सुरक्षा देने के लिए केंद्रक कला पाया जाता है। जैसे आपको कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका झिल्ली या कोशिका कला पाई जाती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस को केंद्रक को सुरक्षा देने के लिए केंद्रक कला होता है। तो इस जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और केंद्रक अनुपस्थित होने के वजह से इसमें कोई भी केंद्रक कला नहीं पाए जाते हैं, यानी इसका केंद्रक स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में इन सभी कोशिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाएं जो हैं यूकैरियोटिक कोशिका में
आते हैं। तो इस हिसाब से आपका पहला बी वाला जो आपका आंसर है यह सही हो जाएगा। अब तीसरा आपका दिया है सी वाला, राइबोसोम उपस्थित होता है। बिल्कुल, दोनों कोशिकाओं में आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। और दोनों का काम होता है 70S या 80S का, दोनों का काम होता है कोशिका के लिए प्रोटीन निर्माण करना। इसलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। अब चौथा विकल्प, केंद्रक कला उपस्थित होता है। केंद्रक कला उपस्थित होता है, लेकिन केवल आपके यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला उपस्थित होता है, यानी जिस कोशिका में केंद्रक पाए जाएंगे उसी में केंद्रक कला उपस्थित होगा, अन्यथा किसी भी कोशिका में केंद्रक कला उपस्थित नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका यह भी आंसर गलत हो जाएगा और यह भी आपका सी और डी गलत है। आपका बी जो है केंद्रक कला उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, यह आपका सही आंसर होगा। अब दूसरा जो आपका है क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल किया गया है, पूछने का तरीका चेंज हो गया है और ऑप्शन में भी जो आपके विकल्प मिलते हैं वह भी चेंज हो गए हैं। इसी को आपको ध्यान देना रहता है जो आपकी लिखित परीक्षाएं होती हैं। तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है केंद्रक के आधार पे, यानी जो आपकी यह कोशिका है, इस कोशिका में जो आपके केंद्रक उपस्थित है इसके आधार पे, भाई किसी उसके अलावा किसी भी चीज़ के आधार पे नहीं, उसको छोड़ के किसी को गणना नहीं किया गया, केवल केंद्रक के आधार पे। केंद्रक को पूछ रहा है कि केंद्रक के आधार पे तुलना की जाती है। अब किसकी तुलना की जाती है, इसमें आपके 4 विकल्प हैं। पहला प्रोटोजोआ और मोनेरा है, दूसरा आपका एनाइमा और इनाइमा है, तीसरा आपका कवक और शैवाल है, और चौथा आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। अब यह आपका आंसर आप विकल्प देख के आपको स्वतः पता चल गया होगा कि आंसर क्या है। तो इसलिए आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। केंद्रक के आधार पर तुलना की जाती है तो प्रोटोजोआ और मोनेरा, देखिए दोस्तों, जो आपका मोनेरा फाइलम है, संघ जो मोनेरा है, इसमें जितने भी जीव आपके पाए जाते हैं यह प्रोकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें आपके न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। वहीं पे जो आपके प्रोटोजोआ हैं यह यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, और यूकैरियोटिक जो कोशिका हैं इसमें आपके केंद्रक पाए जाते हैं। ऑप्शन तो आपका ए भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो आपका प्रश्न बोल रहा है केंद्रक के आधार पे, न कि कोशिका के आधार पे, क्योंकि प्रोटोजोआ के सम्मिलित रूप से जितने भी प्रोटोजोन्स है वह आ जाएंगे, और मोनेरा में आपके जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, यह आ जाएंगे। तो यह कोशिका के आधार पे हो जाएगा, न कि केंद्रक के आधार पे। अब अगला जो है आपका बी में कह रहा है एनाइमा और इनाइमा, इसमें जो आपकी तुलना होती है तो रक्त यानी जो आपका ब्लड होता है, खून होता है, उसी के आधार पर इसमें तुलना की जाती है। तो जो जिन जीवधारियों में जिन जीव जंतुओं में जो खून उनका जो रक्त होता है वह लाल नहीं होता है, यानी लाल के अलावा अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे आपका तिलचट्टा में जो ब्लड है उसका अलग कलर का होता है, आपका बुक्का में मारेंगे तो अलग कलर का होगा, जो आपके मकड़ी है इसका अलग कलर का होगा। यानी ऐसे जीवधारी जिनके जो रक्त हैं वो लाल कलर के नहीं होते हैं, लाल रंग के नहीं होते हैं, वह जीव एनाइमा कहलाते हैं, एनाइमा कैटेगरी में आते हैं। और इनाइमा में ऐसे जीवधारी जिनके खून जो हैं लाल रंग के होते हैं वह इनाइमा में आते हैं। अब आप सभी लोग एक प्रश्न का सवाल जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में कि जो हम लोग के जीवधारी हैं, जो जिन जीवधारियों के जो खून होता है वह लाल रंग का होता है ब्लड, वह किस कारण से लाल रंग का होता है। लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट में इसको जरूर बताइए। अब तीसरा जो आपका है कवक और शैवाल, तो कवक और जो शैवाल है दोनों यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, तो इसलिए आपका यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चौथा आपका दिया है डी नंबर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर होता है मुख्य रूप से केंद्रक के आधार पे ही इनमें अंतर बांटा गया है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हालांकि सही आपका ए भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो पूछा है यह ऑप्शन अगर डी वाला आपका नहीं होता तब ए वाला ऑप्शन आप सही लगा सकते थे, लेकिन यह केंद्रक के आधार पे स्पेशली पूछा है। तो केंद्रक के आधार पे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर किया जाता है। तो आपका दूसरा में डी वाला आपका सही होगा। अब आगे हम लोग बाकी जो अन्य क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब जो आपका नेक्स्ट सवाल है इसको आपको ध्यानपूर्वक एकदम पहले समझना है, तब आपको आंसर देने हैं। तो यह जो आपका तीसरा सवाल है इसमें कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन संरचना नहीं पाई जाती, यानी जो आपकी यह संरचना लिखी गई है केंद्रक कला,
केंद्रिका, रिक्तिका और उपरोक्त सभी। तो यानी इनमें से ऐसी कौन सी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपके अनुपस्थित यानी एब्सेंट होते हैं? इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए। तब तक हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो इसमें जो आपका है केंद्रक कला, केंद्रिका और रिक्तिका, मेन आपका तीन ही है। तो तीनों में से कौन नहीं पाए जाते हैं और कौन पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो आपकी प्रोकैरियोटिक और जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है, इन दोनों कोशिकाओं में से जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो जिस कोशिका में न्यूक्लियस पाए जाएंगे उसी कोशिका में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला भी उपस्थित होगा, केंद्रिका भी उपस्थित होगा। इसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। और रिक्तिका जो है आपकी मुख्य रूप से केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। इसलिए जो आपका सही जवाब होगा तो उपरोक्त सभी जो आपके कोशिकांग है, सभी संरचना है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी रिक्तिका, केंद्रिका और केंद्रक कला, इन तीनों आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं, जैसे यह आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को यानी जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक को सुरक्षा देने के लिए इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला होता है और इसके अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। इसके अंदर आपकी केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस होता है। आपके आनुवंशिक पदार्थ, गुणसूत्र, आरएनए, डीएनए इसी के अंदर होते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाएगा, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो वह कोशिका आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, साथ ही आपके रिक्तिका भी नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी होगा, कोई भी आपकी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अब आपको ध्यानपूर्वक समझना है, चौथा आपका जो प्रश्न है यह क्या कह रहा है कि जीवन की भौतिक आधारशिला, अंग्रेजी में फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, किसको बोला गया है कि जीवन की भौतिक आधारशिला है? यह आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको समझना जरूरी है। तो पहले आप जानिए कि जीवन की भौतिक आधारशिला शब्द किसने दिया है यानी किसने कहा है। तो इसको कहने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है हक्सले। हक्सले साहब ने, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हक्सले साहब ने कहा था कि जीवन की भौतिक आधारशिला है। अब किसको कहा था इन्होंने? तो इन्होंने ऑप्शन में आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है आपका कोशिका द्रव्य को कहा था, कि जीव द्रव्य को कहा था, कि केंद्रक द्रव्य को कहा था, कि कोई नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसको हक्सले साहब ने जीवन की भौतिक आधारशिला बोला था। अब इसको कैसे आपको क्लियर करना है, इसका एनालिसिस कैसे होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले आपको एक कोशिका से समझना होगा। यह जो आपकी कोशिका है, यह आपकी एक कोशिका है, बीच में आपका न्यूक्लियस है यानी यूकैरियोटिक कोशिका है, और इसी के अंदर अंदर आपके कई सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका प्लास्टिड हो गया, आपका राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, लोमासोम हो गया, बहुत सारे कोशिकांग इसके अंदर होते हैं। तो जो कोशिका है इसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला आपका सेल वाल हो गया, दूसरा आपका वैक्यूल हो गया, और तीसरा जो आपका हो गया प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य हो गया। तीन पार्ट इसके कोशिका के तीन भाग होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला जो आपका हो गया सेल वाल हो गया, सेल वाल जिसे कोशिका कला बोलते हैं, दूसरा आपका हो गया वैक्यूल हो गया, और तीसरा जो आपका हो गया यह प्रोटोप्लाज्म जिसे जीव द्रव्य बोला जाता है। अब जीव द्रव्य आपको यहाँ पे दिख गया होगा ऑप्शन में, यह आपका जीव द्रव्य बी पे है जीव द्रव्य। तो जीवन की भौतिक आधारशिला क्या है, इसको आपको समझने के लिए कोशिका के तीन भाग होते हैं। सेल वाल, तो जो सेल वाल है केवल आपकी पादप कोशिका में पाए जाते हैं, नहीं पौधों में पाए जाते हैं, और सेल वाल के ही वजह से जो पौधे होते हैं वो कठोर होते हैं। और आपकी वैक्यूल होती है, यह वैक्यूल पादप कोशिका में बड़ी संख्या में पाई जाती है, यानी बड़ा पाया जाता है, जिस वजह से पादपों को बार बार जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जमीन से जल को यह अवशोषित करके इस वैक्यूल में रखता है, जिसमें सेल सैप वगैरह भी रहते हैं। और मनुष्यों में जो आपकी जंतु कोशिका होती हैं उसमें जो वैक्यूल होता है वो छोटी पाई जाती है। इस वजह से जो पानी का हमारे जो पानी स्टोरेज का मात्रा कम होता है और बार बार हमें पानी पीने की आवश्यकता होती है। अब जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, यह प्रोटोप्लाज्म सेम मात्रा में पादप कोशिका, सेम मात्रा में जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो इसी को ही जीवन की भौतिक आधारशिला बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, तो जीवन की भौतिक आधारशिला शब्द हक्सले ने दिया था, और इसकी प्रोटोप्लाज्म की जो खोज है वह डुजारिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और डुजारिन ने प्रोटोप्लाज्म को, डुजारिन साहब ने
डुजारिन साहब ने इसकी खोज किया था और इन्होंने सारकोड नाम दे दिया था, सारकोड नाम। लेकिन फिर बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है पुरकेंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म, यानी इन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया। पुरकेंजे साहब ने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अब इसे जीवन की भौतिक आधारशिला क्यों बोला जाता है, इसको भी आपको समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो आपका प्रोटोप्लाज्म है इसके दो भाग होते हैं। पहला जो आपका भाग हो गया कोशिका द्रव्य हो गया, जो आपको ऑप्शन में पहले नंबर पे ही दिखेगा कि कोशिका द्रव्य हो गया, और दूसरा जो आपका भाग हो गया केंद्रक हो गया, केंद्रक। इसके दो भाग होते हैं, जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। तो जो आपका जीव द्रव्य होता है, जैसे आपकी यह कोशिका है, इस कोशिका में बहुत सारे आपके कोशिकांग हैं। तो ये कोशिकांग अगर अस्थायित्व नहीं प्रदान करेंगे, जैसे आप कोई गिफ्ट किसी को देते हैं, तो कोई किसी गिफ्ट देते हैं या पार्सल आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, अमेजन से कोई भी सामान खरीदते हैं, तो जो आपकी कीमती सामान होता है उसके चारों तरफ आपका एक फोम लगा के उसको बढ़िया से पैकेजिंग किया जाता है, ताकि उसको फेंकने पे, लोडिंग करने पे, अनलोडिंग करने पे, ट्रक में लाद के ले आने पे, हचका वगैरह लगने पे वह सामान आपका इंजर्ड ना हो, सामान क्षतिग्रस्त ना हो। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, तो हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब पाए जाते हैं। लेकिन अगर, और इसी के साथ साथ इस कोशिका में एक लाइसोसोम पाया जाता है, जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल्स बोला जाता है। यह जो फट जाएगा तो पूरी कोशिका मर जाएगी, अपने आप ही मर जाएगी। तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? तो इन सभी कोशिकांगों को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, एक सुरक्षा देने के लिए इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और यह प्रोटोप्लाज्म एक आपका गाढ़ा रंगहीन द्रव्य होता है, यानी जैसे आपका गोद होता है, गोद तो आपका जेल हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे गाढ़ा रंगहीन जो चिपचिपा पदार्थ होता है, लसलसा पदार्थ होता है, वही आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। जैसे आप बिल्कुल आम का पेड़ देखे होंगे, आम के पेड़ में देखते हैं कि लाशा निकलता है, लाशा, तो उसी टाइप का आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। जो आपका लाशा होता है कि ऐसे खींचेंगे तो खींचा धागे के समान तन भी जाता है, छोड़ेंगे तो आपस में सिकुड़ भी जाता है। तो ठीक ऐसे ही कुछ टाइप का आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। और यह जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, इन सभी कोशिकांगों को आप एक जगह पे अस्थायित्व प्रदान करता है। इनको एक जगह से हिलने डुलने नहीं देता है। अगर हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो यह अस्थायी रहेंगे, और हम लोग दौड़ेंगे चलेंगे तो एक दूसरे में टकराएंगे नहीं, और जब टकराएंगे नहीं तो दुर्घटना नहीं होगी। और इस हिसाब से कोशिका में जितने भी कोशिकांग हैं वो सुरक्षित रहते हैं। और जिस कोशिका में आपका यह प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य नहीं होता है, उस कोशिका को मृत कोशिका बोला जाता है। जैसे आपकी कार्क की कोशिका हुए, जो आपकी कार्क सेल्स है, वो आपकी मृत कोशिका। इसलिए जो हक्सले साहब ने, इन्होंने कहा कि जीव द्रव्य जो है जीवन की भौतिक आधारशिला है। तो जो आपकी जीव द्रव्य है यही जीवन की भौतिक आधारशिला है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, जो आपका बी है, यह आपका सही हो जाएगा। और जो आपकी कोशिका द्रव्य है, यह आपके जीव द्रव्य का एक पार्ट है। और जो आपका केंद्रक द्रव्य है, यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर आपके आनुवंशिक पदार्थ आरएनए, डीएनए होते हैं, जो क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में, गुणसूत्र के रूप में होते हैं। और केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस होता है, जिसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इनको भी तो अस्थायित्व प्रदान करना है। तो इसी के लिए जो केंद्रक होता है उसमें जो द्रव्य पाए जाते हैं उसे केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। और बाहर सम्मिलित रूप से सभी को जीव द्रव्य बोला जाता है। और केंद्रक के बाहर जो द्रव्य पाए जाते हैं उसे कोशिका द्रव्य बोला जाता है। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मैं दूसरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। अब तीसरा जो आपका नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत होता क्या है। यानी इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है, जैसे आपकी एक नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी है, एक आपकी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से मुख्य रूप से वायरस वगैरह का जो जिन चीज़ों को आप माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख पाते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रकाश का स्रोत क्या होता है? जैसे सूक्ष्मदर्शी से हम लोग प्रकाश के ही माध्यम से देखते हैं, जो आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोप है। तो सूर्य का प्रकाश होता है कि परावैंगनी प्रकाश होता है कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज होते हैं कि कोई नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें जो आपकी सूर्य का प्रकाश है यह केवल माइक्रोस्कोप में काम आता है, इसलिए यह आपका आंसर गलत हो जाएगा। परावैंगनी प्रकाश है, इसका भी यूज नहीं होता है। परावैंगनी प्रकाश अगर धरती पे आने लगेंगे तो चर्म रोग, कैंसर वगैरह
बहुत सारी समस्याएं होने लगेंगी। तो इसको जानने के लिए प्रकृति ने ओजोन परत बना रखा है। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अपने आप छान देता है, इसलिए हम लोग सेफ हैं, यह हमारी सुरक्षा कवच है। और इसी के साथ जो आपका इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के ही माध्यम से किसी भी सूक्ष्म जीव को हम लोग देखते हैं। तो आपका जो आंसर है सी आंसर सही हो जाएगा। अब जो आपका छठा आंसर है द्विचक्राकार रचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। जो डीएनए है हमारा आनुवंशिक मटेरियल्स है, इसकी जो आपकी डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, इसको आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही फेमस आपके यह क्वेश्चन है और हर एक रिटेन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में आपसे इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन है। पहला लैमार्क और डार्विन है, दूसरा आपका रॉबर्ट हुक एंड लीवेनहॉक है, और तीसरा वाटसन एंड क्रिक है, और डी वाला आपका ह्यूगो डी व्रीज है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कमेंट में आप जरूर बताइए। अब हम लोग एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो लैमार्क और डार्विन है, इन्होंने लैमार्क और डार्विनवाद दिया था, जिसमें इन्होंने बताया कि जो बकरी है, बकरी जो है धीरे धीरे पौधे सूखा पड़ गया, इन्हें कुछ खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, तो पौधे के ऊपर अपना गर्दन उचका के खाते थे, इसलिए इनकी गर्दन घिंचाव आ गया। घिंचाव होने के कारण एक समय ऐसा आया कि जो जिराफ हैं उनका गर्दन बहुत लंबा हो गया, ये खिंचाव के कारण हो गया। तो इन दोनों ने इस तरह की अवधारणाएं बताई, तो इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो अब जो आपका नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक और लीवेनहॉक। तो जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, यानी इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक बोला जाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो जो रॉबर्ट हुक है ये है। लेकिन इन्होंने प्रथम बार जो कोशिका की खोज की थी वह कोशिका मृत कोशिका थी, और उस कोशिका का जो नाम था कार्ककी कोशिका थी। यानी बोतल की जो आपकी ढक्कन होती है, उस ढक्कन के अंदर एक आपका दफ्तीनुमा सोफा लगा रहता है, उसी वह जो सोफा है वह आपकी सेलुलोज से बने होते हैं। यानी एक पौधा होता है, उसी पौधा के सेलुलोज से वह बना होता है, और उसकी एक पतली परत निकाल के इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो कुछ इस तरह की इनको संरचना दिखाई दी, और यही संरचना को इन्होंने कोशिका यानी सेल कहा। और लीवेनहॉक जो है, इन्होंने फर्स्ट बार जो आपकी जीवित कोशिका है उसकी खोज की थी, तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। यानी इन्हें बैक्टीरिया विज्ञान का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, और यह जो आपकी बैक्टीरिया है जीवित कोशिका है। अब जो आपकी तीसरा है वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक के साथ साथ एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग इसी को याद रखिएगा। तो जो आपका डीएनए है, इसका डबल हेलिक्स जो मॉडल है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है, जो मुख्य रूप से कुछ इस तरह का आपका डीएनए का आपका संरचना होती है, जिसमें एक बेस से दूसरे बेस की जो आपकी अंतर होता है, तो 34 एंगस्ट्रॉम के बीच में आपकी अंतर लंबाई दूरी होती है, इसके बीच में अंतर होता है एक कुंडली से दूसरे कुंडली का। और ह्यूगो डी व्रीज ने जो आपकी प्रोटोप्लाज्म है, यानी जो आपके जीव द्रव्य है, उसके जो भौतिक गुण है, उन गुणों के बारे में इन्होंने जानकारी दिया था। अब दोस्तों, जो आपका आज का क्लास है, केवल 6 ही क्वेश्चन का हम लोग आज रिवीजन करते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।